नमस्कार। प्रधाननामा की इस श्रृंखला साहित्य सारथी में आपका स्वागत है। मैं सागर मध्य प्रदेश से धरा साहू आपके समक्ष उपस्थित हूँ और अपनी कुछ रचनाएं पेश करूँगी। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैंने लिखना करीब 3 वर्ष पहले प्रारंभ किया। कदाचित मध्य पथ पर रहना नारी प्रकृति ही नहीं, वह केवल सीमाओं पर ही रह सकती है। मुंशी प्रेमचंद की जब यह पंक्ति मैंने पहली बार पढ़ी तो मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं लिखने और पढ़ने के लिए ही बनी हूँ। अध्ययन मुझे अनुवांशिक तौर पर मिला। मेरी माँ हिंदी से स्नातकोत्तर कर रही थी और उनकी कुछ किताबें मेज़ पर पढ़ी रहती थी, तो मैंने धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते लगा कि इसे कितना कुछ जानने को मिलता है, कितना परिवर्तन आता है। तब छुपकर उनकी किताबें उठाकर पढ़ती थी और इससे इस सफ़र की शुरुआत हुई। फिर स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसके लिए मैंने अंग्रेज़ी में एक कविता लिखी और इसके बाद अध्ययन और लेखन दोनों चलता गया। उपलब्धियों में मैंने अपने स्कूल में ओलंपियाड में फ़िज़िक्स और मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2-3 प्रतियोगिताएं ऑनलाइन मैंने लेखन के लिए जीती हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक के कुछ साहित्यिक पेजों पर मैं प्रकाशित हो चुकी हूँ। अभी हाल ही में पत्रिका से एक लेख संपादित हुआ था जिसमें मेरे लिखने और पढ़ने की सफ़र के बारे में काफ़ी जानकारी थी। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी पहली रचना पेश करूँगी। हम सभी किसी की पीड़ा को लिख देते हैं पर उतना महसूस नहीं कर पाते जितना जिसकी आप बीती होती है वह महसूस करता है। किसी भी सैनिकों पर कई कविताएं लिखी गई हैं पर उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो परिवार की पीड़ा है, वो हम में से शायद ही बहुत ही कम लोगों ने महसूस की होगी। उस पर मेरी एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। कवियों की कलम ने लिखे देशभक्ति के नारे, छुआछूत से ग्रसित मानसिकताओं की अपाहिजता, सीमा पर खड़े सैनिक के छलनी हुए हृदय की दास्तां, पर उनकी कलम अछूती रह गई उस माँ के बलिदान को दर्ज करने से, जिसके बेटे की सुन्न हुई धमनियों ने उस माँ के माथे पर सिलवटों से तिरंगा उकेरा है। उनकी कलम नहीं कर पाई ठीक तरह से कैद उसकी अर्धांगिनी के सूखे हुए होंठ जो बेजान देह को चूम कर बर्फ से जम गए हैं। उनकी स्याही भी सफ़ेद कागज़ पर सफ़ेद हर्फ लिखने लगी जब बेटी के हाथों पर उकेरी मेहंदी को पिता ने आखिरी बार नहीं छुआ। इसके विपरीत बिटिया के स्वयं के आंसुओं ने उस मेहंदी के साथ साथ मन को भी पपड़ी पपड़ी करके उधेड़ दिया। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है कि कवियों की कलम ने दम तोड़ दिया है लिखने से पहले कि सैनिक पिता और उनकी साहसी पत्नी की संतान गर्भ में ही अपनी कोशिकाओं में तिरंगे के रंग में घुला रक्त लेकर जन्म लेती है। यह लिखते वक्त मेरी डायरी के कागज़ भी मुझे देखकर नफरत के बुलबुले ही बना रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा, मुझे वाह मिली, पर वो माँ, पत्नी, बेटी और शायद और भी लोग जिस तरफ से गुजर रहे हैं, मैंने वो तनिक भी नहीं सही। मैंने झूठा सच लिखा है। अगली रचना हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता तुम्हारे साथ रहकर की ज़मीन पर मैंने लिखने का प्रयास किया है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल हो, सरलता की भी पर्याय है। रोड़े खुद ब खुद खिसक गए हैं और रास्ता बन गया है। आंसू झरझर के पहले सूख जाते थे, अब वे सींचने लगे हैं मेरे सुखों की बंजर पड़ी भूमि। हर चीज़ का आकार घट गया है, पेड़ अब सीढ़ी बने हैं, शाख दर शाख चढ़कर आसमान छू लूं, आकांक्षाएं चूम लूं, पक्षियों के कलरव के साथ कलकल करती फिरूं। आकाश अब आंचल बना है, धूप छाँव में ढांकता, माँ की तरह मैं जब चाहे उसके वक्ष पर सिर रखकर रो सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर चीज़ का एक मतलब होता है, आँखों से बहते आंसुओं का भी, अधरों पे आई मुस्कान का भी और उंगलियों का शब्दों पे फिराए जाने का भी। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम नाकाबिलियतों के आसपास चक्कर काटने के बजाय मेहनत के आगे माथा टेकें।
हर दीवार में संभावनाओं की खिड़की बनाई जा सकती है। हर पंछी उस खिड़की से गुजरकर घोंसला बना सकता है। चिंता अगर सीमित है तो चिंतन भी सीमाबद्ध नहीं। हाथों की पहुंच अगर कम क्षेत्र तक है तो दिल शहरों को लांघ जाता है। सुख की परिभाषा दुखों से प्रभावित ना होना है। सुख और दुख के मध्य जो धरा है वह नियति की नहीं, मेरी है। अगली रचना आजकल मनुष्य की जो प्रवृत्ति हो गई है, मनुष्य की जो स्वार्थपरता आज के समय में देखी जाती है, उस पर आधारित है। मनुष्य या तो उसके दुख सुनता है जो उसके तौले गए तराजू पर उसके आंसुओं से कम भार के हो, या उनके दुख सुनता है जिनका भार उसकी नसों में दौड़ती चिंता से ज़्यादा हो। उससे कभी उस इंसान का विलाप नहीं सुना जाता जो उसके अनुसार उसके ही स्तर की पीड़ा से जन्मी चीत्कार है। मनुष्य सोच से इतना अपाहिज है कि उसे खुद को कम अपाहिज महसूस करवाने के लिए किसी ज़्यादा बड़ी कमी से जूझ रहे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हमसे तुच्छ और पंगु कोई बना ही नहीं, क्योंकि जहाँ समस्याओं के समाधान ढूंढने चाहिए थे वहाँ हमने किसका दुख बढ़ा है कि होड़ लगा ली, और हमने साबित कर दिया कि हमने शरीर के सारे अंग होने के बावजूद हमारे अंदर की मनुष्यता का दाहिना घुटना, बायां टखना, दायां कंधा और 360 डिग्री अर्थात चारों ओर से संवेदनाओं को चटका दिया है, और अब इन पर झूठे मुखौटों जैसा पलस्तर चढ़ाए घूम रहे हैं। मनुष्य के शब्दकोश में संवेदनाओं और मनुष्यता जैसा कोई शब्द मौजूद ही नहीं, तो वह मनुष्य कैसे कहलाया जा सकता है? उसे तो विकसित हो चुका 4 पैर वाला प्राणी कहना भी अनुचित ही होगा। अब जब सोच रही हूँ तो लगता है मैंने कितनी ही अनुचित कविताएं लिखी हैं। मैं कविताएं कम लिखती हूँ, मेरी रुचि गद्य लेखन में अधिक है। एक छोटा सा प्रोज है जो किसी के जाने पर लिखा है। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये गीत हम में से कितने ही लोग गाना चाहते होंगे किसी अपने को रोकने के लिए। हमारा दिल कभी भरा ही नहीं और कभी भरेगा ही नहीं। हम किसी को यह बता भी नहीं पाते। क्या जिस तरह नायिका ने रुक जाने, ठहर जाने का आग्रह किया है, कभी असल जिंदगी में करने का सामर्थ्य रखते हैं हम? क्या इतना आसान होता है किसी को रोक लेना? क्या पहाड़ जैसी हिम्मत बटोर पाना शिथिल पड़ चुके तन मन में के बस की बात होती है? हम कभी जता नहीं पाते कि किसी का हमारी जिंदगी से विदा लेना कितना अखरता है, कितनी खलती है किसी की नामौजूदगी, कितना जटिल होता है किसी को चाहते हुए देखकर भी एक शब्द भी ना कह पाना। आंखों की पुतलियों में उस एक शख्स का चेहरा जम जाता है। अश्रु बहा पाना चक्षुओं के लिए कहाँ संभव होता है। हमारे पास अब हमारा बचपन भी नहीं होता कि माँ के सीने से लगकर रिरिया के रो सके। छोटी छोटी आंखें कितनी ही बड़ी बड़ी व्यथाओं को खुद में समेटे हुए पथरा जाती हैं। सारे पहाड़ जैसे दुख सहने के लिए हम तत्पर होते हैं, पर जाते हुए शख्स को रोकने की हिम्मत जुटा पाने में सदैव असमर्थ ही होते हैं। कितना साहस चाहिए होता है ना, रुक जाओ, ठहर जाओ, ऐसे वाक्यांशों को जिवा तक लाने के लिए। चुप्पी की काली चादर ओढ़कर जो आखिरी आलिंगन होता है वो हमें भयभीत कर देता है, मानो सीने पर बहुत भारी बोझ रख दिया हो। उसके बाद है अधमरा, भारी, जर्जर शरीर संभाला नहीं जाता। इतना सब सह लेने के बावजूद भी हम अपने मन को इतना संबल नहीं दे पाते कि जाहिर कर सकें कि क्या चाहते हैं, और यूं ही ताकते रह जाते हैं हम किसी को जाते जाते और बहुत दूर जाते। किसी के चले जाने का असर भयावह नहीं होता, किसी को जाते हुए देखना भयावह होता है। किसी का ना रुकना भयावह नहीं होता, पर किसी को रोकने का प्रयास ना कर पाने की बेबसी भयावह होती है। अगली रचना मैंने एक फिल्म के दृश्य की तरह लिखने का प्रयास किया था।
मैं तुम्हारे बच्चों से ज़रूर कहूँगी कि तुम्हारे पापा मुझे बहुत सताया करते थे। सुनो ना, आज पापा ने माँ को चढ़ा दिया। माँ ने उन्हें खाना तक खुद परोस कर नहीं दिया। तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना? अरे अभी अभी चोटें सही हुई हैं तुम्हारी, इसके बावजूद भी बंदरों जैसे उछलना है। कब बड़े होने का प्लान है? ये कील चुभा ली तुमने? यार सैंडल तो देख कर डाला करो पैर में, अच्छा खासा घाव बन गया। रिश्ता खत्म हो जाने के बावजूद ये दृश्य वैसे तैर रहे थे जैसे बारिश हो जाने के बाद भी नमी हवा के साथ लुका छुपी खेलती रहती है। चीज़ें अक्सर वैसी नहीं रह जाती एक अंतराल के बाद। कुछ संबंधों को विराम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे बढ़ाकर केवल जंग लगती रहती है, पवित्रता नहीं बचती। वो जिद करती रही कि कुछ भी करके एक आखिरी बार बात कर ले, पर पता नहीं हर मनमानी मानने वाला इतना कैसे बदल गया कि इतना परेशान देखकर भी उसकी मर्जी नहीं मान सका। कुछ रिश्ते वैसे ही छोड़ दिए जाने चाहिए जैसे वो आखिरी पलों में थे। हम उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो उनका दम घुटने लगता है। उसने अक्सर लोगों से सुना है कि एक आखिरी मुलाकात कर लेनी चाहिए, सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए, वरना ज़िंदगी में आगे चलकर एक ना एक दिन सांस लेते वक्त वो सुर भी याद आती है जो उस रिश्ते से आती थी। आज पहली बार उसे लगा कि नहीं, उस आखिरी मुलाकात में सब बदलने की क्षमता थी। हो सकता था कि वो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता और वो एक मूर्ति की तरह क्षमा करती थी, और आगे फिर वही सब वापस दोबारा घटित होता। वो आज़ादी नहीं, जकड़न महसूस करने लगती। अच्छा ही होता है आखिरी बार ना मिलना, किसी की आँखों की पुतलियाँ कूद कर सामने वाले की पलकों तले छुपकर बातें नहीं कर पाते। लोग अक्सर उन जगहों पर नहीं जाते जिन जगहों पर वो अपने साथी के साथ जाते थे। वो इन सबसे विपरीत थी। वो उसी घाट की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई जहाँ दोनों नाराज़ होकर बिना बात किए बैठा करते थे। कुछ करने को था नहीं तो इंस्टाग्राम खोलते ही फ्लैश हुआ एक पोस्ट, सम पीपल आर मेंट टू फॉल इन लव विद ईच अदर बट नॉट मेंट टू बी टुगेदर। उस पर बुकमार्क लगा के डायरी में गुलाब के साथ एक पेज पर लिख कर उसने वो डायरी बंद कर दी, कभी न खोलने की। कुछ रिश्ते पन्नों की ही तरह होते हैं, उन दोनों की कोई बुकमार्क या मोरपंख या गुलाब मुलाकात तो करवा देता है, पर वह क्षणिक होती है। उन संबंधों से गत्ते की माफिक संबल की अपेक्षा करना ज्यादती है। अंत में एक छोटी सी क्षणिका सुनाना चाहूँगी। मेरे शहर का चांद तुम्हारे शहर का सूरज बनकर उदित होता है, तुम्हारे शहर का सूरज मेरे शहर का चांद बनकर ढलता है। प्रेम में सिर्फ प्रेमी ही एक दूसरे के लिए अपनी धुरी नहीं बदलते, पृथ्वी भी अपनी हरकतों पर थिरकती है। मेरे ईश्वर ये सारी क्रियाएं मेरे प्रेम के लिए करवाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। जिस भी रचना में आपको सुधार की गुंजाइश लगे या रचना पसंद आए तो फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।